ईडी भी मौसम देखकर हम कब कार्रवाई करें और किस व्यक्ति का ओहदा कितना बड़ा है उसके हिसाब से हम कार्रवाई करें, ये कर रही है ईडी। हेमंत सोरेन के बारे तो मैं हमेशा ही कहता हूँ, मेरे मन में उनके लिए प्रशंसा रहती है कि वो आदमी बहादुरी के साथ लड़ रहा है ईडी के साथ, भारत सरकार के साथ। एक के बाद दूसरा तीसरा समन भेजना ही ईडी के दायित्व नहीं, अपने दायित्व का पालन नहीं करने का प्रमाण है। हेमंत सोरेन या जेएम को कहा जाए तो उन्होंने बढ़िया चाल चला है। अपने राजनीति के हिसाब से ईडी अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रही। क्यों डर रहे हैं ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने में, ऐसे लोगों पर मुकदमा दर्ज करने में? यहाँ तो कोई पदाधिकारी को एसीबी कोई पकड़ लेता है या कहीं विभागीय कार्रवाई में दोषी होता है तो तुरंत सस्पेंड कर दिया जाता है उसको, और इन लोगों पर तो कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। राज्यपाल को सोचना चाहिए, क्योंकि सरकार राज्यपाल की सरकार होती है, सोचना चाहिए कि वो केंद्र को लिखें कि भाई यहाँ कानून के प्रावधान के हिसाब से, नियम के हिसाब से सरकार नहीं चल रही है, इसलिए यहाँ राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। भ्रष्टाचार की दुहाई देकर जो चुनाव जीत जाते हैं या अपने प्रतिद्वंदी को वहाँ से हटा देते हैं, बाद में जब उस स्थान पर आते हैं तो फिर वही करने लगते हैं जो पहले वाला। मैं भाजपा में जाऊंगा ये कयास लगाना भी आज की डेट में सही नहीं है, क्योंकि न मैंने भाजपा के किसी बड़े नेता से बात की एक बार भी, न भाजपा के किसी बड़े नेता ने मुझसे बात किया है। और मान लीजिए मैं धनबाद से चुनाव लड़ ही जाता हूँ तो इसमें कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा कि कोई आदमी परेशान हो जाता है? पूरा झारखंड परेशान है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सरकार को लेकर, लेकिन सरयू राय जी कुछ अलग पीड़ा से पीड़ित हैं। सरयू राय जी इंडस्ट्रियल एरिया को लेकर पीड़ित हैं। उधर धनबाद की ओर जैसे ही देखते हैं तो वहाँ के जनप्रतिनिधि कहते हैं कि एक कहावत, उनका कहने का आशय यही है कि देह में जान ने दीवार में धक्का की कल्पना क्यों कर रहे हैं सरयू राय जी। बहुत सारे मुद्दे पर हम बात करने आए हैं। सरयू राय जी को ऐसे भी आपको सुनना चाहिए, क्योंकि अलग अलग विचार आप सुन लिए हैं, तो एक ऐसा भी विचार सुनिए जिससे हो सकता है आपकी नई विचार खुल जाए या आपके जो पुराने विचार है उस पर रोक लग जाए। सरयू जी, सब कोई परेशान है, बीजेपी परेशान है कि चुनाव मत हो, जेएमएम परेशान है कि गांडे में चुनाव हो जाए। सबका अपना अपना प्रॉब्लम है। आपका एक अलग प्रॉब्लम से आप जूझ रहे हैं इंडस्ट्रियल एरिया को लेके जमशेदपुर में, लेकिन अब तो करें कि अधिसूचना जारी हो गई, सब कुछ हो गया, मतलब जब बेटी विदा हो गई घर से तब फिर काहे के लिए चिल्ला रहे हैं सरयू जी? जमशेदपुर को इंडस्ट्रियल टाउनशिप बनाने की अधिसूचना सरकार ने की है। मेरा ही कहना है कि ये जो अधिसूचना है ये असंवैधानिक है, क्योंकि 2011 में जो अधिनियम बना था, झारखंड नगरपालिका अधिनियम, उसके 481 धारा में ये कहा गया है कि इंडस्ट्रियल स्टेट सरकार बनाएगी, मगर उसका अध्यक्ष वहाँ का उस जिले का उपायुक्त होगा। ये साफ कहा हुआ है, तो अपने जिले के उपायुक्त को तो अध्यक्ष बनाया नहीं। दूसरी बात है कि संविधान का में प्रावधान है 243 क्यू, उसमें ही है कि बड़े शहरों में जहाँ राज्यपाल चाहें वहाँ वो औद्योगिक नगर घोषित कर सकते हैं क्षेत्रफल के हिसाब से, पूर्णतः या अंशतः कुछ भी ये कर सकते हैं। मगर जब आपने नगरपालिका अधिनियम 2011 बनाया तो उसमें आपने लिख दिया है कि ये काम सरकार करेगी। संविधान ने जो अधिकार राज्यपाल को दिया है, आप विधानसभा से कानून पारित करा के आप कह रहे हैं कि नहीं वो काम सरकार करेगी, तो संविधान की बात चलेगी या विधानसभा में कोई भी कानून पारित करा देंगे उसकी बात चलेगी? और जो कानून पारित कराएंगे आप, उसके अलावा भी जो प्रावधान उसमें है कि डीसी वहाँ के उपायुक्त होंगे, उसमें बिना संशोधन किए आपने साहब राज्य के प्रभारी मंत्री या मंत्री ये अध्यक्ष हो जाएंगे। तो गैर कानूनी काम सरकार कर रही है। मैं तो इस ओर ध्यान उठा रहा हूँ। दूसरा,
कि किसी पद को अगर आपने लाभ के पद से अलग नहीं किया है और उस पद पर कोई मंत्री या कोई विधायक जाएगा तो स्वतः लाभ के पद के दोष में उसकी संस्था खत्म हो जाएगी। तो इस पर विचार किए हुए बिना आपने एक औद्योगिक नगरी घोषित कर दिया जमशेदपुर को। तीसरा है कि उसमें एक अब जनता को ज़्यादा बोझ मत दीजिए, मेरा दर्शक भी आजकल ठंडा में कम सोचना चाहता है। आप ये मुद्दा विधानसभा में भी उठाएं, लेकिन तो क्या सरकार सुनना नहीं चाहती, ये हम कह सकते हैं, या सरकार की समझ उतनी नहीं? सरकार की समझ जो भी हो, अब सरकार ने लिखा है अपने कैबिनेट के संकल्प में कि जो संकल्प है इसकी विधिक्षा हमारा विधि विभाग ने भी किया है, राजस्व विभाग के सचिव ने किया है, मुख्यमंत्री ने स्वयं इस पर सहमति दी है। तो ये सारे के सारे जो पद हैं, इन पदधारियों को ये पता है कि नहीं कि नियम क्या है, कानून क्या है, संविधान क्या है। दूसरे कि आपने 11 प्रतिनिधि टाटा स्टील का दे दिया है, 9 प्रतिनिधि सरकार का दे दिया है, 6-7 प्रतिनिधि हमारे जैसे लोगों को आपने दे दिया है, और आपने कहा है कि 1 से 16 वार्ड तक जो जेएनएससी का एरिया है उसको हम इस इंडस्ट्रियल टाउनशिप में शामिल करेंगे। तो जैसे इतने लोगों को आपने मनोनीत किया, वैसे ही जो 16 वार्ड है वहाँ से भी तो एक प्रतिनिधि चुन कर आ सकता है जो जनता की बात आपके सामने रखेगा। वार्ड पार्षदों को आप कह रहे हैं जगह मिलना चाहिए, वार्ड पार्षद को जगह मिलना चाहिए, क्योंकि तीसरा मताधिकार होना चाहिए। ये शासन है, स्वशासन है, तो आप जो भी करिएगा थोड़ा तो नियम कानून का ध्यान रखे करिए। मान लिए एक अभी हल्का सा छू के हम निकल जा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि सरकार नियम का कानून का काम नहीं करती, संविधान का ख्याल ही नहीं रखती, बीजेपी भी यही कह रही है। तो गवर्नर फिर क्यों बैठे हैं? गवर्नर को तो फिर सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए ऐसे में कि भैया सरकार कोई नियम का कानून का पालन नहीं कर रही है। देखिए, बीजेपी क्या कहती है और किस आधार पर कहती है वो अलग है। मैंने जो ये विषय उठाया है इसमें कल सरकार का कोई प्रतिनिधि ये कह दे कि मैंने कहा है, उसमें एक भी वाक्य, एक भी अक्षर गलत है, नहीं है तो मैं जाऊं, लोगों में से कोई जाए, लोग न्यायालय में जाएंगे कि सरकार इस तरह से काम कर रही है। राज्यपाल को मैंने उनको भी प्रतिवेदन दिया है कि आप सरकार से मांगिए तो सरकार ने ऐसा क्यों किया। ठीक है, मान लीजिए मेरी याददाश्त भी थोड़ी कमज़ोर है, लेकिन आपकी तो बहुत दुरुस्त है। क्या कोई और उदाहरण आप बता सकते हैं कि जो सरकार नियम कानून का ख्याल नहीं रख रही है, संविधान का ख्याल नहीं रख रही, ऐसा कोई और उदाहरण हो आपके पास? सबसे तो बड़ा उदाहरण है कि जो सरकार, विधायक, मंत्री संविधान की शपथ लेकर विधानसभा में अपना स्थान ग्रहण करते हैं, अपना पद ग्रहण करते हैं, और वे विधानसभा से ऐसा विधेयक पारित करा दे रहे हैं जो संविधान के हिसाब से उचित है ही नहीं। जैसे 1932 के खतियान की प्रावधान की बात है, 1932 का खतियान बिल्कुल आधार बनना चाहिए यहाँ की स्थानीयता का, मगर 1932 से 2000 और 2000 से 2023 तक जो घटनाएं हुई हैं 43-44 वर्षों में, उनका आप ख्याल नहीं रखेंगे। और जो बिहार पुनर्गठन अधिनियम विधेयक संसद ने पारित किया है, उसके प्रावधानों का आप ख्याल नहीं रखेंगे, और एक तरफ आप यह विधेयक पारित करा रहे हैं और दूसरे आप नियोजन भी दे रहे हैं, पता नहीं किस नीति के आधार पर दे रहे हैं। तो एक तो वही बड़ी बात है कि हम संविधान की शपथ लेकर जिस पद पर बैठे हैं उसका थोड़ा तो हम ख्याल रखें। अब 9वीं अनुसूची में शामिल कराने की बात कर दी जा रही है कि 9वीं अनुसूची में कोई विषय शामिल होगा तो लोग उसको न्यायालय में नहीं ले जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के 9 जजों की संविधान पीठ ने 2007 में ये निर्णय दिया है कि 24 अप्रैल 1973
के बाद से जो भी कानून नवीन सूची में डाले गए हैं या डाले जाएंगे उनकी वैधानिक समीक्षा हो सकती है। फिर 2000 में बाबूलाल जी मरांडी ने 2001 में एक कानून बनाया था जिसको हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया और 1 दर्जन सलाह दिया है कि ये काम इस तरह से स्थानीयता तय करने में होना चाहिए। हाई कोर्ट के इस निर्णय को किसी ने भी आज तक चुनौती सुप्रीम कोर्ट में नहीं दिया है। वो निर्णय जस का तस है। तो हम हाई कोर्ट की निर्णय का ख्याल नहीं रखेंगे, संविधान के प्रावधान का ख्याल नहीं रखेंगे और जो मन में आएगा कानून बनाते जाएंगे, तो एक बड़ा विषय है जिस पर सोचना। ये तो दो है अहम। एक मेरी भी याददाश्त में आ गया कि ईडी के अधिकारी कई बार मुख्यमंत्री को लिखकर ये सलाह दे रहे हैं कि भाई आप अपने अधिकारियों पर मामला दर्ज कीजिए और ये कीजिए, वो भी नहीं हो रहा है। तो क्या ये भी गैर संवैधानिक है? इसको गैर संवैधानिक नहीं कहिएगा, गैर कानूनी कह सकते हैं। और इस मामले में तो जब सुखदेव सिंह जी मुख्य सचिव थे तब मैंने आरटीआई में ये प्रश्न पूछा है कि हमको ये जवाब दीजिए कि ईडी ने किन किन मामलों में आपको चिट्ठी लिखा है कि आप इन अधिकारियों पर कार्रवाई करिए। वो तो बेचारे अब नहीं रहे। अब जो सचिव मुख्य सचिव आए हैं उन्होंने मेरी इस याचना को अलग अलग विभागों में भेजवा दिया है कि आप इसका जवाब दीजिए और हमको भी चिट्ठी भेजा है। तो जब ऐसी स्थिति होगी, तो ये तो टालने वाला तरीका हो गया। ये तो समझ में मुझे तो नहीं भी दे सकते थे। 1 महीना बीत गया, नहीं दिया तो मैंने उनके यहाँ प्रथम अपील किया, उसमें भी नहीं दे सकते थे तो हमारे साथ लड़ते वो सूचना आयोग में जाकर, मगर वो तो ये नहीं कर रहे हैं। उन्होंने अलग अलग विभागों को लिख दिया। अब वो विभाग कब तक देते हैं ये देखना है। मैंने इसको न तो अखबार का विषय बनाया, न मैं इस पर कोई बयान दिया, मगर ये सारे कागजात मेरे पास हैं। तो इसका क्यों डर रहे हैं मुख्य सचिव क्यों डर रहे हैं ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने में, ऐसे लोगों पर मुकदमा दर्ज करने में? यहाँ तो कोई पदाधिकारी को एसीबी कोई पकड़ लेता है या कहीं विभागीय कार्रवाई में दोषी होता है तो तुरंत सस्पेंड कर दिया जाता है उसको, और इन लोगों पर तो कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो ये निश्चित रूप से आप खींच कर ले जाएंगे तो संविधान का मामला बनता है। और कोई सरकार ऐसा नहीं करेगी तो उस सरकार के बारे में राज्यपाल को सोचना चाहिए, क्योंकि सरकार राज्यपाल की सरकार होती है। सोचना चाहिए कि वो केंद्र को लिखें कि भाई यहाँ कानून के प्रावधान के हिसाब से, नियम के हिसाब से सरकार नहीं चल रही है, इसलिए यहाँ राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। ठीक है। एक मुद्दा ये भी उठ रहा है कि ईडी के संबंध को अब सीरियसली लिया जाए या नहीं लिया जाए। कई अधिकारी भी ईडी के बुलाने पे नहीं गए, मुख्यमंत्री भी नहीं गए, तेजस्वी यादव भी नहीं गए, केजरीवाल भी नहीं गए। तो ये संबंध का औचित्य बचता है या नहीं बचता है? और जिस बात कही जाती है कि ईडी को भारी भरकम ताकत उपलब्ध कराई गई है, तो अगर वो ताकत का उपयोग नहीं कर रही है ईडी, तो ये मानना चाहिए कि ईडी भी तो जो सरकार आरोप लगा रही है उसमें 100% सही है कि वो भी नफा नुकसान देख रही है, ये राजनीतिक नफा नुकसान, तभी तो ईडी नहीं कर रही। इस मामले में ईडी अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रही है। ईडी ने किसी को एक बार समन भेजा वह पर्याप्त है। कोई नहीं आता है तो ईडी के जो अपर निदेशक हैं उनको खुद अधिकार है कि वारंट जारी करके उसको बुलवाएं। नहीं तो ईडी अपने कोर्ट में जाके वारंट जारी करके बुलवा सकती है। एक के बाद दूसरा तीसरा समन भेजना ही ईडी के दायित्व नहीं, अपने दायित्व का पालन नहीं करने का प्रमाण है। और मैं तो शुरू में जब हेमंत सोरेन के ऊपर ईडी ने कार्रवाई करना शुरू किया, जब पत्थर घोटाला हुआ या इनका घोटाला हुआ जिसमें पूजा सिंघल हैं, तो उस समय तो मैंने सार्वजनिक रूप से बयान देकर कहा था कि ईडी अपने चार्जशीट में लिखती है कि ये सारे भ्रष्टाचार हो रहे हैं 2015-16 से, मगर 2015 से 19 के बीच कोई ईडी बुलाती नहीं है। पूजा सिंघल को जिस आरोप में गिरफ्तार किया 2017 में, क्लीन चिट दे दिया उस समय की सरकार ने। आप एक बार उनको प्रेम पत्र लिख कर भी तो बुलाते, पूछते कि भैया क्या कारण था कि आपने दे दिया। तो 2000 से 2022 तक जब हेमंत सोरेन का शासन है
तभी आप उसी पर लाठी भांज रहे हैं। तो ईडी अपने अधिकार का उपयोग नहीं कर रही है, पर्याप्त अधिकार मिला है, और ऐसी स्थिति में ये आरोप सही प्रतीत होता है कि ईडी भी मौसम देखकर हम कब कार्रवाई करें और किस व्यक्ति का ओहदा कितना बड़ा है उसके हिसाब से हम कार्रवाई करें, ये कर रही है ईडी। लेकिन पूजा सिंघल तो नाहक फंस गई ना बेचारी। अगर नहीं जाती हूँ तो नहीं गिरफ्तार करता ईडी। इतना समय वो जेल में है, तो जो अधिकारी को बुलाया गया और ईडी गिरफ्तार कर ली, वो लोग भी नहीं जाते तो आज उनके मन में ही तो ख्याल उत्पन्न होता कि भाई जरूर उत्पन्न हो रहा होगा। इसलिए ईडी को पीएमएल एक्ट में जो अधिकार मिला हुआ है, या तो ईडी समन ना भेजे, और भेजे तो कोई समन पर हाजिर नहीं होता है तो उसके ऊपर कार्रवाई करे। ईडी मौसम देखकर करेगी कि चुनाव का मौसम आ रहा है, कुछ और आ रहा है, तो इसलिए ये संदेह होता है कि ईडी के अधिकारी इस पर सोच क्या रहे हैं। हेमंत सोरेन के बारे तो मैं हमेशा ही कहता हूँ, मेरे मन में उनके लिए प्रशंसा रहती है कि वह आदमी बहादुरी के साथ लड़ रहा है, ईडी के साथ, भारत सरकार के साथ किसी के पास लड़ रहा है। इसलिए उसके हिम्मत की तो दाद देनी चाहिए और प्रसन्नता और उसकी प्रशंसा की जानी चाहिए। कुछ थोड़ा अन्य सवाल भी लेते हैं। बीच बीच में कहीं कहीं हल्ला उठ जा रहा है कि आप धनबाद लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, और आपका पार्टी से, जिस पार्टी से आपका संबंध जोड़ा जा रहा है, उनके अध्यक्ष ने कह दिया कि हम 7 लोकसभा लड़ेंगे ही लड़ेंगे। वहाँ बीजेपी के वर्तमान में सांसद हैं पीएन सिंह जी, वो कह रहे हैं सरयू जी ही इज स्टिल स्टूडेंट। ठीक है, तो गुरु से आप क्या 2-2 हाथ वाकई में करने का मन बना लिए हैं, या फिर आपको लग रहा है कि कौन गुरु है कौन स्टूडेंट है, आप क्या कयास लगा रही हैं, तो मैं नहीं कह सकता। ये पीएन सिंह जी का वर्जन है कि पीएन सिंह जी की पार्टी में ही आधा दर्जन लोग हैं जो वहाँ से चुनाव लड़ना चाहते हैं। मैंने तो धनबाद जाकर कभी नहीं कहा कि मैं चुनाव लड़ूंगा। धनबाद में 2004 से बोकारो धनबाद जा रहा हूँ, जब से हम लोगों ने दामोदर बचाओ आंदोलन आरंभ किया। धनबाद में कोई ऐसा साल नहीं है जब 1 दर्जन बैठ के मीटिंग हम वहाँ के स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ, पर्यावरणविदों के साथ नहीं करते हैं। तो जब चुनाव नज़दीक आता है तभी किसी को क्यों लगता है कि मैं वहाँ चुनाव लड़ने के लिए जा रहा हूँ। दूसरा, बहाना खोज खोज के जा रहे हैं ना आप। आपको जमशेदपुर में देखना चाहिए, आप बहाना खोज के धनबाद लोकसभा क्षेत्र में कहीं ना कहीं दिख रहे हैं। केवल लोग धनबाद ही में नहीं जाता हूँ, मैं पलामू भी जाता हूँ, मैं गिरिडीह भी जाता हूँ, मैं गुमला भी जाता हूँ, कोई देखे तो। मगर कोई बैठा हुआ है आदमी, अच्छा मान लिया मैं चुनाव लड़ ही जाता हूँ धनबाद से, तो इसमें कौन ऐसी आफत धनबाद के ऊपर आ जाएगी। कलयुग का प्रभाव होगा तब। क्या एक शिष्य अपने गुरु के खिलाफ आवाज बुलंद कर सकता है? गुरु हमारा है पीएन सिंह जी। पीएन सिंह जी कब गुरु हो गए हमारे? राजनीति में लाना, सिखाना, सब कुछ करना किसने बताया? तो याद दिलाया है, पता नहीं आपको मिला है कि नहीं मिला है, कि मैं 1974 में जो छात्र संघर्ष संचालन समिति थी जेपी आंदोलन में, मैं उसका सदस्य था। 1977 में जब मोरारजी भाई देसाई की पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी, तो उसमें जो जनता पार्टी का युवा मोर्चा था, जनता युवा मोर्चा, उसका मैं संयुक्त बिहार का संगठन मंत्री था। पता नहीं पीएन सिंह जी और लोग कहाँ होंगे। 1980 से 1984 तक मैं जनता पार्टी के संयुक्त बिहार का महामंत्री था। तो अब पीएन सिंह जी कह देंगे हमको राजनीति में लाए हैं, या कोई कह दे, तो उसको इन तथ्यों पर भी गौर करना चाहिए ना। अब ऐसे में कोई गुरु को इसी से मान ले कि हमको राजनीति में लाए, तो आप इसी के पर विश्लेषण कर लीजिए कि पीएन सिंह जी कब राजनीति में आए। लेकिन एक तो डर, हाँ वो उनका ठीक है, मान लीजिए ये तर्कपूर्ण हो सकता है बात, लेकिन उनके मन में तो डर है ना कि आप कब भाजपा में आ जाइएगा, टिकट ले लीजिएगा, फिर उन्हीं के खिलाफ लड़ जाइएगा। मतलब वो खिलाफ क्या, तब तो उनको सीट छोड़ना पड़ जाएगा। वहाँ से कहकर इस बार आए हैं पत्रकारों को कि मेरे मन में कोई अभिलाषा धनबाद से चुनाव लड़ने की नहीं है, मैं जमशेदपुर से संतुष्ट हूँ। मैं भाजपा में जाऊँगा ये कयास लगाना भी
आज की डेट में सही नहीं है, क्योंकि न मैंने भाजपा के किसी बड़े नेता से बात की एक बार भी, न भाजपा के किसी बड़े नेता ने मुझसे बात किया है। तो भाजपा में है, वो सोचते हैं कि भाजपा के भीतर अमुक अमुक घटना हो गई तो शायद मैं आ जाऊं। मैं संतुष्ट हूं जिस तरह से मैं पहले पिछली बार चुनाव लड़ा जमशेदपुर पूर्व से, इस बार भी जमशेदपुर पूर्वी के से चुनाव लड़ूंगा, इसमें कहाँ दिक्कत है। और मान लीजिए मैं धनबाद से चुनाव लड़ ही जाता हूँ, तो इसमें कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा कि कोई आदमी परेशान हो जाता है। ठीक है, वो तो अब बाद में देखेंगे। एक चुनाव को लेकर यहाँ भी गिजगिज है। आपको पता ही होगा, गांडे के जो डॉक्टर साहब हैं विधायक जी, वो इस्तीफा दे दिए, ये कहते हुए पर्सनल कारण है। फिर जब पत्रकारों ने उनको कुरेदा तो कहा राजहित में लिया गया फैसला है। तो अब बीजेपी कह रही है चुनाव मत कराइए, उनका अपना दलील है। जेएमएम भी कह रही है कि चुनाव कराइए क्योंकि ये कानूनी बाध्यता है। अब मेरा ये सवाल है कि सब कोई गांडे पे ही क्यों टिका हुआ है? क्या गांडे में चुनाव होना ना होना ही देश का, राज्य का भविष्य तय करेगा, या कुछ और भी हो सकता है? मुझे लगता है कि गांडे के बारे में जितनी चर्चा हो रही है, उस चर्चा होने का कोई कारण नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी को भी कुरेदना नहीं चाहिए इसको। सरफराज अहमद साहब को इन्होंने रिजाइन इसलिए कराया कि हो सकता है कि ईडी के कारण से मुख्यमंत्री के पद पर कोई संकट आ जाए, तो स्वयं वर्तमान मुख्यमंत्री हैं वो या उनके परिवार का कोई सदस्य चुनाव वहाँ से लड़ जाए, और इसलिए कि वह जो उनके घर परिवार में उनकी श्रीमती जी हैं, वे चूँकि यहाँ की स्थानीय नहीं हैं, इसलिए उनको चुनाव लड़ने में कठिनाई है। सीता सोरेन पर भी कोई आपत्ति करेगा तो कल उनकी सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। इसलिए मामला तो सीधे साफ है, ये तो राजनीतिक रणनीति है। और हेमंत सोरेन या जेएम को कहा जाए तो उन्होंने बढ़िया चाल चला है। अपने राजनीति के हिसाब से उन्होंने एक सीट को खाली करा कर रखा है कि कभी वह मुझे काम आ जाएगा। अब वहाँ चुनाव होगा कि नहीं होगा, ये न तो जेएमएम के कहने से होगा, न बीजेपी के रोकने से रुकेगा। सीधे ये चुनाव आयोग पर निर्भर करता है। तो लोगों को चुनाव आयोग के पास जाना चाहिए, चुनाव आयोग कराएगा कि नहीं कराएगा, उसको किस डेट में सीट खाली होने की सूचना मिली है। जनप्रतिनिधि कानून की धारा 151 है, उसमें क्या प्रावधान है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जो निर्णय हुए हैं क्या प्रावधान है, ये प्रावधान अपनी जगह है। और चुनाव आयोग चुनाव कराए कि न कराए, वह सारी चीज़ों पर विचार करेगा। तो बेकार का मंथन भाजपा की तरफ से करना कि साहब चुनाव मत होने दीजिए। अगर कानूनी प्रावधान से सही है तो क्यों नहीं होना चाहिए। और जेएमएम की तरफ से होता है कि अगर आपको फिर दोबारा जल्दी चुनाव कराना ही था तो आपने साहब इस्तीफा क्यों कराया उस सीट पर। इसलिए दोनों ही तरफ से जो बातें हो रही हैं वो बातें अतार्किक हैं, और हवा में लाठी भांजने वाली जो बात है ना, उसको कहा जा सकता है। देखिए, पिछले 2 वर्षों में मैं देख रहा हूँ, आप लोग भी देख रहे हैं कि झारखंड के सत्ता पक्ष और विपक्ष में केवल आरोप प्रत्यारोप ही चल रहे हैं। एक आरोप लगा रहा है तो दूसरा उसका खंडन नहीं कर रहा है, बल्कि एक और बड़ा आरोप दूसरे पर लगा दे रहा है, और वह दूसरा भी खंडन नहीं कर रहा है, उसी आरोप को दोहरा रहा है या फिर दूसरा आरोप लगा दे रहा है। तो यहाँ की जनता को सोचना है कि भ्रष्टाचार के मामले में मुख्यमंत्री पर अगर कोई कड़ी कार्रवाई होने की संभावना है और भ्रष्टाचार अगर मुद्दा है, तो भ्रष्टाचार को ही मुद्दा बनाकर विपक्ष को सबको खड़ा होना चाहिए, अभियान चलाना चाहिए, और चुनाव हो कि ना हो ये चुनाव आयोग पर छोड़ना चाहिए। आपको लगता है कि भ्रष्टाचार हमारे देश में मुद्दा है, या सिर्फ नेताओं के बयान तक जीवित है या अखबारों तक जीवित है? मुद्दा है। उससे फर्क पड़ता है वोटिंग में? पब्लिक मुद्दा है। अभी 3 राज्यों का चुनाव देखा आपने, उसमें पड़ा फर्क। ये अलग बात है कि भ्रष्टाचार की दुहाई देकर जो चुनाव जीत जाते हैं या अपने प्रतिद्वंदी को वहाँ से हटा देते हैं, बाद में जब उस स्थान पर आते हैं तो फिर वही करने लगते हैं जो पहले वाला करते रहा है।
तो जनता के मन में तो ज़रूर ये बात है कि भ्रष्टाचार नहीं होता तो हमारी स्थिति पहले से बेहतर होती और हमारे सरकार के खजाने का जो पैसा है बेहतर तरीके से खर्च होता और सरकार विधानसभा में बजट पास कराती है। विधानसभा का सबसे बड़ा एक उपाय का काम यही है कि बजट पास कर दे। अब बजट में सरकार जनता से टैक्स वसूलती है, उस टैक्स को जनता पर खर्च करती है, तो इसी में तो भ्रष्टाचार आता है। अगर सही तरीके से वसूलें तो वसूली ज़्यादा होगी, सही तरीके से खर्च करें तो जनता के हित में ज़्यादा काम होंगे। भ्रष्टाचार इस मायने में मुद्दा है और जनता भी मुझे लगता है कि इसी मायने में इसको सोचती है। अब कोई असक्त है साहब कि हम क्या करें, कर नहीं सकते हैं, ये स्थिति चल रही है, हम किसको चुने न चुने, मगर चुनाव आता है तो एक भ्रष्टाचारी को हटाकर तो दूसरे को वला देती है, भले ही बाद में जाकर वो अभी उसी रास्ते पर चलने लगता है। दूसरे का ही भ्रष्टाचार, अपना शिष्टाचार दिखा। शिष्टाचार है, सही करें। शुक्रिया। तो आप यही समझ लीजिए, कह रहे हैं सरयू जी की मुख्यमंत्री की इस बात की तारीफ होनी चाहिए, युद्ध का परिणाम जो भी हो वो महत्वपूर्ण नहीं है, कोई युद्ध लड़ता है इस बात की प्रशंसा होनी चाहिए, क्योंकि जब इतिहास लिखा जाएगा तो ये बात जरूर दर्ज होगा कि युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया। तो इस बात से जिस तरीके से कह रहे सरयू जी की योद्धा की तरह आए हैं सामने हेमंत सोरेन, उनकी तारीफ होनी चाहिए, लेकिन साथ में कह रहे हैं कि सरकार सचमुच नियम कानून को ताक पे रख कर, संविधान को ताक पे रख कर अपना काम करने की कोशिश कर रही है। तो जिस संविधान की शपथ लेकर वो माननीय बने, उनको भी सोचना चाहिए कि हम किसकी शपथ ले रहे हैं और किसकी रक्षा कर रहे हैं। शुक्रिया। The followup.in. Like, share, and subscribe.